अच्छा, अभी हमने लैंग चेन में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर कि लैंग चेन के अंदर टेम्पलेटिंग कैसे होती है, प्रॉम्प्ट कैसे वर्क करते हैं, फिर उसके बिल्ट इन कुछ जो है वो फीचर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली रैक के अंदर उसमें ने छोटे छोटे फंक्शंस बनाए हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं रैक बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने में। लेकिन लैंग चेन के अंदर जो कोर इशू है वो ये है कि उसमें अब जो फुली ऑटोमेटेड न्यू टाइप के एजेंट्स आए हैं, एजेंटिक वर्ल्ड, उसकी जो सपोर्ट है वो कम है क्योंकि वो स्पेसिफिकली पहले डिज़ाइन हुई थी एलएलएम कॉल्स के लिए ना, एलएलएम को हैंडल करना, एलएलएम की मेमोरी को मैनेज करना, एलएलएम के अंदर एलएलएम स्पेसिफिक उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें थी कि चेंज कैसे बनाने हैं, एक आउटपुट से दूसरी आउटपुट कैसे बनेगी, उस आउटपुट से थर्ड आउटपुट कैसे बनेगी, इस तरह की चीज़ों के लिए लैंग चेन जो है वो फेमस हुआ था। लेकिन उसकी चूंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे यूटिलिटीज़ फंक्शन, जनरेटिव एआई को आए हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और बहुत सारी डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जनरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना लैंग चेन के थ्रू ईजी है। अच्छा, अभी हम मोर एडवांस टॉपिक यानी जो अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हमें एजेंट्स बनाने हैं, तो कस्टम एजेंट्स बनाने हैं, तो कस्टम एजेंट के अंदर लैंग ग्राफ एक फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है एजेंट बनाने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जो कंपटीटर्स हैं वो या तो ऑलमोस्ट नो कोड है जैसे N8N है, या फिर वो लो कोड है जैसे ओपन एजेंट SDK है, QAI है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं चीज़ों को कस्टमाइज करने के, अपना वर्क फ्लो डिज़ाइन करने के। तो इसमें लैंग ग्राफ हमें फैसिलिटी देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का कस्टम वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकते हो या ऑटोमेशन कर सकते हो जिस तरह की आप चाहते हो। अच्छा, इसमें प्योर चूँकि ये लो कोड है, यानी इसके अंदर आपको सारा कुछ खुद से करना पड़ता है। खुद भी कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है कि हर चीज़ खुद से ही हो जाए। आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं, वर्क फ्लो खुद से बनाने पड़ते हैं। एजेंट के अंदर क्या कैसे मेमोरी मैनेज करनी है, हर चीज़ जो है ना वो हमें खुद से डील करनी पड़ती है कस्टम। इस वजह से ये फेमस भी है कि जब आपके पास पावर ज़्यादा है तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह के सिस्टम के लिए सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो लैंड ग्राफ पे। ओनली चैलेंज जो लोगों की असेसमेंट है लैंड ग्राफ के बारे में, वो ये इसमें एक एप्लीकेशन बिल्ड करने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि लो कोड है ना। तो अगर लो कोड हो यानी उसमें कम कोड करना पड़े तो उसमें चीज़ जल्दी बन जाती है, और नो कोड में तो उससे भी ज़्यादा जल्दी बनती है। यानी एक अगर हम सेम एजेंट N8N में बनाते हैं तो हम कुछ मिनट्स में बना सकते हैं। उसी चीज़ को हम ओपन एजेंट SDK या QAI में कोड करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसी चीज़ को अगर हम लैंग ग्राफ में कोड करते हैं तो हमें थोड़ा उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये प्योर लो कोड है। लेकिन जितना कम ऑर्केस्ट्रेशन होगी, यानी जितना कम इसके अंदर बिल्ट इन प्रिमिटिव्स होंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल डेवलपर के एंड पे रहता है। यानी डेवलपर अपनी मर्जी से कस्टम कोई भी वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकता है। इसके अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली नॉलेज भी फिर उसी तरह का चाहिए। अगर आपने सारा कुछ कस्टम बिल्ड करना है तो कस्टम नॉलेज भी चाहिए, और टाइम टेकिंग, ये इसमें टाइम एक्चुअली ज़्यादा कंज्यूम होता है लैंग ग्राफ की एप्लीकेशन बनाने में। अच्छा, जब लैंग ग्राफ हमने सीखना शुरू किया था कुछ लेक्चर्स पहले, उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम लैंग ग्राफ की एप्लीकेशन बना सकते हैं या एजेंट बना सकते हैं। तो इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो लैंग ग्राफ उसी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी जितना भी एक वर्क फ्लो डिज़ाइन करने के लिए 2-3 इन्होंने प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का कस्टम वर्क फ्लो बना सकते हो। यानी एक कॉल आएगी तो वो किस किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी होगी। अच्छा, सबसे पहला जो इसका कंसेप्ट है वो है कि हमें इसके अंदर लैंग ग्राफ के अंदर पूरे वर्क फ्लो के अंदर जो भी कम्युनिकेशन, यानी एक 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 जो लूप चलेगा, जब हम इनपुट देंगे और आउटपुट के दरमियान जो भी ट्रांजिशन हो रही है उसके दरमियान हम डाटा शेयरिंग कर सकते हैं हर एक स्टेज के ऊपर, और उसको लैंग ग्राफ में स्टेट बोलते हैं कि हम एक अपने वर्क फ्लो की इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं
जो क्या करेगा, एक वर्कफ्लो जब स्टार्ट होगा तो स्टेट फिल आउट होगी इनपुट वैल्यू से, और एंड तक जब हमें आउटपुट आएगी वो एक स्टेट हमें रिटर्न करेगा, और उस स्टेट को हम अंदर कोई भी कीज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज आप एक वर्कफ्लो डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ड्यूरिंग वर्कफ्लो बहुत सारी वैल्यूज को सेव करना है और उनको किसी दूसरे स्टेप के अंदर जाके रीड करना है। हमें एक सेंट्रलाइज स्टेट का कंसेप्ट मिलता है यहाँ पे कि आप एक स्टेट बना सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो एट एनी टाइम। तो अज्यूम करें अगर हम इसको एक्सेल ड्रा में ड्रा करते हैं तो हम एक वर्कफ्लो बनाते हैं। यहाँ पे यूजर्स ने क्यूरीज की हमारे पास, सिंपल यूजर कर लेते हैं। तो यूजर ने हमारे पास क्यूरी की, यहाँ पे क्वेश्चन यानी इनपुट किया। अब ये इनपुट डेफिनेटली बैकएंड के पास जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब बैकएंड के ऊपर हमारा जो है वो वर्कफ्लो चल रहा है। तो वर्कफ्लो के अंदर यानी हमारी ये रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक पहुंचेगी। यूजर, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी। सर्वर के अंदर हमने एक्चुअली चलाया हुआ है लैंग्राफ। अच्छा, अब लैंग्राफ के अंदर मल्टीपल डिफरेंट एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे इनपुट आएगी तो हमारा जो ग्राफ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ग्राफ में क्या है, इस तरह के मल्टीपल जो हैं वो नोड्स हैं, ऐसे मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप ऐसे कह लें। और ये फंक्शन किस तरह आपस में लिंक होंगे उसको हम एक वर्कफ्लो बोलते हैं कि हम क्या वर्कफ्लो बनाना चाह रहे हैं ना। तो यानी ये भी एक इंटेलिजेंट फंक्शन है। हो सकता है ये एलएलएम कॉल कर रहा हो, इसके अंदर हो सकता है टूल कॉल हो रहा हो, इसके अंदर हो सकता है कि रैग मैनेज हो रहा है, इसके अंदर हो सकता है कि यानी डिफरेंट हर एक फंक्शन लैंग्राफ के अंदर जो हम ग्राफ बना रहे हैं, यानी जो हम ये छोटे छोटे फंक्शंस बना रहे हैं, उन्हीं फंक्शंस को हम नोड्स बोल रहे हैं। छोटे छोटे नोड है या फंक्शन है एक पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, उसके अंदर हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। किसी में कुछ काम कर रहे हैं, किसी में कुछ काम कर रहे हैं, किसी में कुछ काम कर रहे हैं। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट है और एक वर्कफ्लो के अंदर एक पर्टिकुलर नोड या एक फंक्शन मल्टीपल टाइम कॉल भी हो सकता है। यानी आपने डिसाइड करना है कि जैसे रिक्वेस्ट आएगी वो इन नोड में से किसके पास सबसे पहले जाएगी, फिर उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाएंगी। अगर ये चीज होती है तो ऐसे हो, अगर ये चीज होती है तो इस तरह से हो, तो हम उसकी बेस पे जो है ना वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करने लग जाएंगे। बहुत बड़ा बन गया। यानी यहाँ पे अब डिसीजन मेकिंग हो रही है कि कभी ये वाला ग्राफ में से ये चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ से आगे कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसके बाद मल्टीपल कोई चल रहा है, उसके बाद एक, यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते हैं इसके दौरान। लेकिन हर ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो पाइथन के फंक्शंस होते हैं और उसके अंदर आप कुछ भी कस्टम लॉजिक डिसाइड कर सकते हो। अब ये जो कस्टम कंडीशंस बन रही हैं कि अगर ये वाला फंक्शन चला है तो फिर ये चलना चाहिए एक सर्टेन कंडीशन के बाद, नहीं तो ये चलना चाहिए एक सर्टेन कंडीशन के बाद, नहीं तो ये चलना चाहिए, या इस तरह से डायरेक्शन मेरी होनी चाहिए वर्कफ्लो की। अब ये डिपेंड करेगा हमने कंडीशंस क्या लगानी है, और कंडीशंस डिपेंड करेंगी कि हमारी बिजनेस लॉजिक क्या, हम एजेंट क्या बना रहे हैं, उसकी बेस पे डिसीजन होगा कि कौन सा फंक्शन जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो जितना भी वर्कफ्लो है और इसमें मल्टीपल नोड्स हैं और नोड अपना अपना काम कर रहे हैं, अब इन सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड स्टेट। ये इन सबके पास कॉमन अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नोड ने कोई डाटा गेट करना है, यानी समझो सर्वर से रिक्वेस्ट आई, इनपुट आई, इनपुट किसी एक नोड के पास गई, उस नोड ने उसको प्रोसेस किया, फिर फर्दर अब हर नोड के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट से डाटा रीड भी कर सकता है और स्टेट में डाटा राइट भी कर सकता है। अब ये हर एक नोड सेम काम कर सकता है, डाटा रीड एंड राइट स्टेट से जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट यानी एक ग्राफ के अंदर हर इनपुट आने पे स्टेट फिल आउट हो रही है और
अब लेट्स सपोज इसने कुछ डिसीजन लिया है कि मैंने इस वाले नोड को चलाना है, इसकी इंफॉर्मेशन भी ये स्टेट के अंदर अपडेट कर देगा। अब इसने आगे बोला कि कोई आउटपुट जनरेट की, वो आउटपुट भी किस में रख देगा, स्टेट में। अब इसने अपना काम कर लिया, अब इसने आगे इसको दे दिया, इसने अपना काम किया और इसने अपने हिस्से की स्टेट अपडेट की। तो लेट्स सपोज आपके पास आपने 5 डिफरेंट गोल्स पूरे करने हैं, तो आपने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बना लिए। अब हर वेरिएबल एक नोड किसी सर्टेन टाइम के बाद अपडेट कर रहा है, यानी एक स्टेट बना ली ना, एक स्टेट क्या होती है, वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल। अब ये सेट ऑफ वेरिएबल अपडेट कौन कर रहे हैं, नोड्स। नोड्स क्यों कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन पास होने पे। अब एक्चुअली जब ये सारा काम हो जाएगा और सारे नोड से काम हमारा बन जाएगा, यानी जब ये एक नोड एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, जो भी आप हम वर्क फ्लो बनाते हैं, ऐसे जब सारे नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्शन कर लेंगे और वो सारा कुछ एंड पे आके इस स्टेट को अपडेट कर देंगे। अब ये जो एरो हैं, इनको हम ग्राफ में एजेस बोलते हैं और ये नोड्स हैं। तो नोड्स और एजेस मिला के हम एक ग्राफ बोलते हैं उसको नॉर्मली ना। ग्राफ की डेफिनेशन ही है कि कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ, उसको हम एक ग्राफ बोलते हैं। जो लैंग ग्राफ का कंसेप्ट है ना, वो कहता है कि आप वर्क फ्लो एक ग्राफ की शेप में बना सकते हो। अब क्योंकि वर्ड ग्राफ आ गया तो अब ग्राफ फुल फ्लेक्सिबल होता है। मतलब क्या है, अब किसी भी नोड को किसी भी साइड पे राउट कर सकते हो एट एनी कंडीशन। और एक ही, यानी अगर आपने ये 2 नोड हैं, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको किया, इसने फिर इसको कर दिया, इसने फिर इसको कर दिया, एक ही बार बार भी हो सकता है और एक ही दूसरे मल्टीपल नोड एंड एजेस को भी चला सकता है। ये पावर लैंग ग्राफ हमें देता है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटीफुल चीज क्या है, सर्वर से रिक्वेस्ट आई, हमारे पास इनपुट आ गई। इनपुट की बेस पे, इस इनपुट की बेस पे ये सारे क्या चल गए, नोड चल गए। और इस नोड्स के बाद यहां पे क्या आ गई हमारी, यानी एक्चुअली हमारी इनपुट बी टेक्निकली तो क्या होती है कि स्टेट में जाती है, स्टेट से फिर वो जो भी नोड कॉल होता है उसके पास पहुंच जाती है, उस नोड से जहां जहां भी है, यानी स्टेट हमारी एक्सेसिबल है हर एक प्लेस के ऊपर, और एंड पे आउटपुट जो है वो हमें स्टेट ही मिलती है। तो टेक्निकली अगर हम और इसको सिंपल करें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। हम इनपुट, यूजर आया, सर्वर से इनपुट आई, इनपुट किस में सेट हो गई, स्टेट में से कोई एक एक्टिवेट हुआ, आपस में करते करते ये जितनी मर्जी, कभी वो कॉल हो रहा है, कभी वो कॉल हो रहा है, कभी वो कॉल हो रहा है, इन सब ने क्या करना है, स्टेट को अपडेट कर देना है। और जो हमारी फाइनल आउटपुट है वो भी एक्चुअली क्या है, जो भी अपडेटेड स्टेट है वो। अब लेट्स सपोज आपने इनपुट स्टेट में रख दी, आपने इनके दौरान स्टेट को अपडेट ही नहीं किया, तो आपकी आउटपुट वही इनपुट होगी, वही हमारी आउटपुट हो जाएगी, क्योंकि हमने कहीं भी स्टेट अपडेट नहीं की। तो लैंग ग्राफ के अंदर जो इनपुट आती है वो स्टेट में चली जाती है, स्टेट फिर नोड्स का काम है उसको क्या करना, अपडेट करना, और उस अपडेटेड स्टेट को एंड पे जो भी फाइनल नोड होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं लैंग ग्राफ, यानी लैंग ग्राफ का जो कोर कंसेप्ट है ना वो इस पे बेस करता है। इसका मतलब है, अब मेरे पास अगर इतने सारे नोड्स हैं, ये सारे मेरे पास अज्यूम करें नोड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं एक वर्क फ्लो के अंदर ना, बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा नोड सबसे पहला नोड होगा, इसके लिए लैंग ग्राफ ने बोला है कि चूंकि बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, अब मैं आपको एक एम्प्टी नोड बना, यानी आपने 5-10 जितने भी नोड बनाने थे बना लिए, एक वर्क फ्लो बना लिया, मैं आपको एक एम्प्टी नोड दूंगा जिसका सिर्फ काम ये होगा कि उसने वर्क फ्लो को स्टार्ट करना है, यानी स्टार्टिंग नोड होगा, और उसके अंदर हम कोई भी लॉजिक लगा नहीं सकते, वो बिल्कुल एम्प्टी नोड है, उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा, बस वो वर्क फ्लो को ट्रिगर कर रहा है, चला रहा है, कि वर्क फ्लो को ट्रिगर किया, चला दिया, नोड चल गया। जब नोड चल गया तो अब उससे आगे अगला कौन सा नोड चलना है वो डिपेंड करेगा इन एजेस के ऊपर, किस पे, लेट्स सपोज ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, तो इस नोड से जो एज जा रहा होगा वो डिसाइड कर लेगा कि अगला नोड
कौन सा चलेगा। अब यहाँ पे आगे इससे जो अगला नोड होगा वहां से जो एज जा रहा होगा उस पर डिसाइड करेगा। तो इस तरह यानी एक नोड से दूसरे नोड तक बातें जा सकती हैं और एक दूसरे से करते करते। अब खत्म कैसे करना है, यानी स्टार्ट ने तो एक स्टार्ट नोड था हमारा, उसने तो स्टार्ट कर दिया, ये समझो हमारा स्टार्ट नोड था, ठीक है। इस स्टार्ट नोड ने हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट कर दिया। अब वर्कफ्लो इसने स्टार्ट कर दिया, अब एंड कौन करेगा? इसका भी लाइन ग्राफ ने एक बोला है कि हमारे पास एक एम्प्टी नोड होता है, डेट इज कॉल्ड एंड नोड। उसमें भी कुछ नहीं हो रहा होता, उसने भी एक्चुअली ये इंटेंशन देनी है कि अब काम वर्कफ्लो कंप्लीट हो गए, अब यहां से फाइनल आउटपुट रिटर्न करो। और फाइनल आउटपुट क्या होगी? स्टेट। तो जब सर्वर से मैसेज आएगा, इनपुट की मदद से स्टेट सेट होगी और वही फाइनल आउटपुट के तौर पे मुझे स्टेट मिल जाएगी। सही है। अब इस स्टेट के अंदर आपने जो भी गोल अचीव कराना है वो एक्चुअली इसी स्टेट के अंदर वो सेट करना है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कीज बना लें और हर नोड में अपनी मर्जी से कुछ चीजें सेट करना शुरू कर दें। जैसे हम अगर एक वर्कफ्लो, हमने लास्ट टाइम एक डिजाइन पैटर्न पढ़ा था, उस डिजाइन पैटर्न में क्या था कि आप अगर स्टोरी बनाना चाहते हो, सही है, तो पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले जो यूजर ने इनपुट दी है किस मुतालिक जो है ना आपने कंटेंट लिखना है, फिर उससे टाइटल से निकलते हैं, टाइटल से फिर वो स्टोरी लिखी जाती है, उस स्टोरी यानी उस स्टोरी से फिर हम एक्चुअली एंड पे उसको एवेलुएट कर रहे थे, एवेलुएट करने के बाद फिर हम उसका फाइनल आउटपुट रिटर्न कर रहे थे, इतने मल्टीपल काम कर रहे थे। अब इस स्टेट के अंदर हम मल्टीपल कीज बना सकते हैं। एक कीज है इनपुट, वो सिंपल इनपुट के नाम से हमने रख दी। एक की है उसका नाम हमने रख दिया मे बी स्टोरी कंटेंट, ठीक है। अब एक की हमने रख दी स्टोरी हेडलाइंस, एक की हमने रख दी समरी, मतलब जितनी मर्जी कीज रख सकते हैं। अब एक नोड चला है, उसने एक की को अपडेट किया या 2-3 को कर दिया है, फिर अगला नोड चला है, फिर अगला नोड चला है, यानी वो उन्हीं कीज को किसी भी टाइम में अपडेट कर सकते हैं और एंड पे हमें फाइनल आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। ये जितना भी हमने इसको डायग्राम में देखा है, इसी चीज को हमने यहाँ पे बनाया हुआ बड़े सिंपल अंदाज में। नोड 1 हो गया। अब नोड, अगर इस नोड को हम पाइथन के स्टाइल में देखें तो ये क्या है? फंक्शन है, इसमें कोई ऐसा ही कस्टम लॉजिक हमने नहीं लिखी हुई। फंक्शन का नाम है, पैरामीटर आ गया, प्रिंट लग गया, रिटर्न हो गया। लेकिन चूंकि मैंने बोला था कि हर एक पर्टिकुलर नोड के अंदर स्टेट क्या होती है? एक्सेसिबल। तो जब एक वर्कफ्लो लाइन ग्राफ का चलता है, यानी जब हम लाइन ग्राफ को रन करते हैं, वर्कफ्लो रन होता है, यूजर की इनपुट आती है, वर्कफ्लो चल जाता है। अब ये जो वर्कफ्लो है ना, हर यूजर के लिए अगर 5 इनपुट आई है, यानी 5 दफा हमने कॉल किया है लाइन ग्राफ को, तो क्या होगा? 5 दफा ये सारा वर्कफ्लो शुरू से चल के एंड तक खत्म होगा। एक वर्कफ्लो बना लिया, 50 यूजर आ रहे हैं, तो 50 दफा वो वर्कफ्लो क्या होगा? रन होगा। एक्चुअली 50 दफा इस स्टेट की कॉपीज भी बनेगी, क्योंकि हर यूजर की इनपुट के बेस पे, यानी जब भी हम दोबारा ग्राफ को रन करेंगे तो वो बिल्कुल एक नई कॉपी होगी, उसकी एक अपनी स्टेट होगी, उसके यानी वो बिल्कुल जीरो से शुरू होगा ना। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जितनी दफा भी रन करते हैं तो क्या होता है? वो जीरो से शुरू होता है, उसमें जो वेरिएबल लिखे हुए हैं जीरो से दोबारा रैम में बनते हैं, जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो वो रैम से खत्म हो जाते हैं। वो ये स्टेट भी बिल्कुल, क्योंकि ये रैम में स्टोर हो रही है ना, तो इसका भी पैराडाइम सेम ही है। जैसे ही प्रोग्राम रन होना शुरू होगा, जैसे ही लाइन ग्राफ रन होना शुरू होगा, तो बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। ऑल सेट, कंसेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल देखना है। मैंने बोला था ये नोड्स के हैं हमारे पास, पाइथन के फंक्शंस हैं। तो हम अगर नोड्स को देखें तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड, ये तीनों नोड के हैं, पाइथन के फंक्शंस हैं। अच्छा, अभी के लिए हर नोड को स्टेट रिसीव होगी और उसने अपडेटेड स्टेट रिटर्न करनी है, यही होना चाहिए ना। यानी ये नोड है, इसको जो भी अभी करंट स्टेट थी वो मिल जाएगी
और इसने उसी स्टेट को अपडेट करके दोबारा से करना है। जो भी एक नोड में हम रिटर्न करते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, स्टेट रिटर्न करते हैं। तो हमने स्टेट यहाँ पे ग्राफ क्या रखी है, ग्राफ स्टेट। तो इसने एक डिक्शनरी रिटर्न किया, उसमें ये किसको अपडेट कर रहा है, स्टेट को अपडेट कर रहा है। यानी ग्राफ स्टेट की वैल्यू को जो भी पुरानी ग्राफ की स्टेट थी प्लस उसमें क्या रख दिया, हैप्पी रख दिया, एक स्ट्रिंग अपडेट कर दी। अब जो ये रिटर्न का कीवर्ड है ये क्या कर रहे हैं, ये स्टेट को एक्चुअली अपडेट कर देता है, स्टेट को अपडेट कर देता है और उससे बाद अगला नोड चल जाता है। अब अगला नोड, अब कौन सा नोड कब चलेगा इसका हमें वर्कफ्लो बनाना पड़ता है ना, वो हम नीचे भी देखेंगे। लेकिन सिंपल से नोड है, नोड का काम क्या है, स्टेट को रिसीव करो, अपना काम करो, स्टेट को अपडेट कर दो, ये रोल है एक नोड का। और ये भी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट नोड कौन सा चल सकता है, ये भी नोड का काम है, ये भी नोड कर सकता है। अच्छा, अब हमने इनिशियली बोला कि मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, लैंग ग्राफ में एक वर्कफ्लो बनाना चाहता हूं, उसमें एक स्टेट है और स्टेट में एक की है दैट इज कॉल्ड ग्राफ स्टेट, और उसमें एक वैल्यू सेव हो सकती है, वो क्या है, स्ट्रिंग। अब इसका मुझे एक बना दो बिल्डर, रेफरेंस बना दो, यानी मैं वर्कफ्लो बना रहा हूं ना, तो मैंने उसका एक नाम ही रख लिया। पहले तो सबसे एक वर्कफ्लो बनाना है, सबसे पहले तो जरूरी है इस लैंग ग्राफ के वर्कफ्लो में स्टेट में क्या क्या पड़ा है। तो हमारे पास अभी एक ही की पड़ी है दैट इज कॉल्ड ग्राफ स्टेट। उस ग्राफ स्टेट को कॉल करते हुए हमने एक वेरिएबल बना लिया इंस्टेंस दैट इज कॉल्ड बिल्डर। उस बिल्डर के अंदर मैंने नोड को ऐड किए, नोड 1, मैंने एक हमने ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ है, ग्राफ का एक नोड है लेकिन ये किसी चीज से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमें तो पता ही नहीं है ये नोड भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं वैसे ही फंक्शन फाइल में बना के रख दूं और उसको किसी भी चीज से कनेक्ट ना करूं तो लैंग ग्राफ को पता लगेगा ये भी एक नोड है, नहीं। तो लैंग ग्राफ कहता है सबसे पहले आप मुझे बताओ आपने कितने नोड बनाए हैं। तो हमने बनाए थे 3 नोड, तो हमने लैंग ग्राफ को बता दिया कि कितने नोड हमने बनाए हैं, 3 नोड। तो वो कैसे बताते हैं, ऐड नोड करके, यानी एक ग्राफ बना रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्राफ के अंदर नोड को क्या करो, जोड़ते रहो, जितने बनाने हैं ऐड नोड, ऐड नोड, ऐड नोड। 5 नोड बनाने हैं तो 5 दफा ऐड नोड। अब इतना काम हो गया, हमने बोला हमने 5 नोड बनाए थे, 5 हमने ग्राफ के अंदर ऐड कर दिए। लेकिन अब है कौन सा नोड किसको चलाएगा, इसको कहते हैं एजिस। ये किससे डिसाइड होता है, एजिस से। एजिस के भी बने बनाए वो फंक्शन देता है। हमने कहा ऐड एज, सबसे पहले नोड कौन सा चलेगा, स्टार्ट। अब स्टार्ट नोड हमने नहीं बनाया, एक्चुअली ये हमने कहां से लिया है, लैंग ग्राफ से। अब ये स्टार्ट नोड चूंकि हमने नहीं बनाया, ना ही एंड नोड हमने बनाया, ये समझो एम्प्टी फंक्शंस है जिसका काम है इनिशियलाइज दी वर्कफ्लो। तो इसने वर्कफ्लो को इनिशियलाइज करके नोड जो है स्टार्ट नोड से शुरू किया, खत्म किस पे जाके हुआ, ये एज नोड 1, यानी एक एज हमने लगाया जो खाली एम्प्टी नोड से शुरू हुआ और खत्म जाके किस पे हो गया, नोड 1। हाँ, नोड 1 स्ट्रिंग है और उसके अंदर हमने नोड का नाम देना होता है। तो नोड का नाम हमने क्या रखा था, नोड 1। अब नोड 1 के पास कंट्रोल चला गया, तो अभी कोड के अंदर यानी कोड में फंक्शन कौन सा चल रहा होगा, स्टार्ट के बाद फंक्शन कौन सा चलेगा, नोड 1 चल जाएगा। अब नोड 1 से आगे बात कहां जाएगी, हमने कहा कि नोड 1 से बात जाएगी, यानी हम इसको सॉरी यहां था, हमने नोड 1 से बोला कि अब नोड 1 के बाद हमने बोला कि मुझे नहीं पता कि किसके पास जाएगा नेक्स्ट, इसको बोलते हैं कंडीशनल एज। जब आपको क्लियर ना पता हो कि किसके पास जाना है नेक्स्ट, यानी अगर तो आपको पता है यार ये स्टार्ट नोड है, उससे अगला ये नोड है, उससे अगला ये है, उससे ये, इसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक, कि आपको डिटरमन है वर्कफ्लो। ये हमने डिजाइन पैटर्न पढ़ा था ना, डिटरमिनिस्टिक, कि आपको पैटर्न क्या है, कन्फर्म है, कंफ्यूजन नहीं है। फिर तो पैटर्न जब कन्फर्म है तो क्या होगा, पहले यूजर की इनपुट आई, यूजर की इनपुट से गार्डरेल चला, गार्डरेल से उसके हेडलाइंस आपने निकालनी, एक न्यूज टॉपिक अगर आप लिख रहे हो, उस हेडलाइन से आपने
न्यूज एक्चुअली लिख लेने के बाद उसको जो भी फर्दर ईमेल करना है, तो एक अगर आपके पास वर्क फ्लो क्लियर है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है उस वर्क फ्लो के अंदर, तो आप सिंपल एजेस लगाते जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार ये नोड चला, इसके बाद मुझे नहीं पता और ये टोटली डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे, तो वहां पे फिर हम क्या लगाएंगे, कंडीशनल एज। कंडीशनल एज हमें ये पावर देता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी साइड पे जा सकते हो। तो हमने बोला कि यहां पे हमने नोड 1 के बाद एक फंक्शन चलाना है जिसका नाम है डिसीजन मोड। इसका काम क्या है, अगला नोड बताना। यानी देखो हम एज के अंदर क्या, ऐड एज के अंदर क्या बता रहे हैं, स्टार्ट नोड एंड नोड, स्टार्ट नोड एंड नोड, स्टार्ट यानी कहां से शुरू होना है कहां जाना है, ये हमने बताना है किसके अंदर, एजेस को डिफाइन करते हुए। अब यहां पे क्लियर था, कोई कंडीशन नहीं थी, यहां पे क्लियर है कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे क्लियर है कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहां पे क्लियर नहीं है कि नोड 1 के बाद अगला नोड कौन सा चलेगा, तो हमने कहा डिसीजन मोड से पूछ लो। अब डिसीजन मोड एक फंक्शन है, वो स्टेट रिसीव करेगा और आउटपुट देगा या नोड 2 या नोड 3, क्योंकि नोड 1 में तो हम ऑलरेडी खड़े हैं ना, अगला कौन सा चलाना है। हमने अभी रैंडम फंक्शन लगाया। अब ये तो डिफरेंट लॉजिक हो सकती है यार, अगला नोड किस तरह चलाना है, किस लॉजिक की बेस पे चलाना है, इनपुट स्टेट को देख के चलाना है, जो भी है। तो हमने स्टार्ट स्टेट ग्राफ को ले लिया, यूजर इनपुट, और उसकी बेस पे अगर कुछ भी आपने कंडीशन लगानी है उसकी बेस पे भी लगा सकते हो, या आप एक रैंडम मैंने वेरिएबल ले लिया। तो इसमें या मैं नोड 2 रिटर्न कर रहा हूं या मैं नोड 3 रिटर्न कर रहा हूं, ठीक हो गया, या नोड 2 रिटर्न कर रहा हूं या नोड 3 रिटर्न कर रहा हूं। अब नोड 1 के पास नोड 2 चलेगा या नोड 3, ये डिपेंड करेगा डिसीजन मोड पे। डिसीजन मोड में हमने क्या लगाया हुआ है, रैंडम। तो रैंडम डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है चलेगा। और उसके बाद नोड 2 के बाद भी एंड है, नोड 3 के बाद भी एंड है। क्यों, क्योंकि नोड हो सकता है नोड 1 से नोड 3 चले, हो सकता है नोड 2 चले, और दोनों के बाद हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। हाँ? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना, ये रिटर्न टाइप डिफाइन कर रहा है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये कुछ भी टेक्स्ट रिटर्न कर लेगा, कुछ भी टेक्स्ट रिटर्न करेगा तो एज एरर दे देगा, क्योंकि एज को दोनों साइडों पे नोड का नाम चाहिए। अगर एक नोड है ABCD, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा, एरर आएगा। तो इसलिए हमने लिटरल बनाया ताकि इसके अंदर ही रहे, इन दोनों में से एक जवाब दे, इनके अलावा कोई जवाब दे तो एरर देते फोन में। अच्छा, अब हम इसको अगर उसके बाद हमने ग्राफ को करना है कंपाइल। अब हमने ग्राफ को इन्वोक किया है, तो इन्वोक करते हुए हमने एक डिक्शनरी पास करनी है। डिक्शनरी क्या है, स्टेट। स्टेट में हमने कौन सी की पास करनी है, क्यों ग्राफ स्टेट रखा है, क्योंकि हमने ऊपर की का नाम स्टेट के अंदर क्या रखा है, ग्राफ। अगर इनपुट रख दे तो इनपुट पास करते, क्या ख्याल है। तो जो भी की रखनी है, यानी आप दो भी रख सकते हो, आप एक ग्राफ स्टेट रख दो, एक इनपुट रख दो, एक आउटपुट रख दो, ऐसे। अब आप इन तीनों में से ग्राफ को रन करते हुए ग्राफ डॉट इनवोक कोई भी की अपडेट कर सकते हो, या तीनों ही वैल्यू दे सकते हो, डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है। आएगी डिक्शनरी की सूरत में, क्योंकि स्टेट डिक्शनरी होती है ना, ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है। स्टेट क्या है, एक समझो डेटा क्लास है। डेटा क्लास उसमें आपने डिफरेंट कीज डिफाइन की हुई हैं, उन कीज के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो। नहीं, आप ये चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही किसी भी कीज में कोई वैल्यू रख दे, जो मतलब पूरा ऑटोमेटेड हो जाए, वही तो हम बना रहे हैं, ऑटोमेशन ही तो हम बना रहे हैं। लेकिन इसमें और बिल्ट इन टूल्स में फर्क ये है कि आप इसमें कस्टम खुद से सारा काम करते हो। ये लो ऑर्केस्ट्रेटर टूल है, यानी इसके अंदर आप सब कुछ कस्टम खुद बनाते हो। अगर आप लैंग्राफ की डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, हमने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पढ़ो ना इसको,
इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर चले जाएं, LangGraph provide low level supporting infrastructure for any long running stateful workflow or agent। ये वो खुद से कह रहा है कि LangGraph का मतलब ही है कि ये लो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, यानी आप इसको सब कुछ आप जीरो से खुद ही डिसाइड कर रहे हो, स्टेट भी, कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, कैसे अपडेट होगी, कैसे इनपुट आएगी, कैसे आउटपुट आएगी, किस नोड में क्या काम होगा, इसने कुछ भी बिल्ट इन नहीं दिया। यानी आप वर्क फ्लो आपको बनाने में 100% आजाद हैं आप। अच्छा, अगर आपने देखा होगा NA10 में भी यही कुछ ही होता है, यानी वहां पे भी आप अपनी मर्जी से उसकी अगर आप पिक्चर्स देखें ना ऐसे, अगर इसमें आप पिक्चर देखें तो एक्चुअली ये भी क्या नजर आ रहा है आपको, एक ग्राफ ही बना हुआ है, एक नोड है यार, इससे ये चल जाएगा, इससे ये चल जाएगा, यहां से ये चल जाएगा, आगे ये हो जाएगा और एंड पे आगे यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये LangGraph वालों ने और NA10 वालों का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कंसेप्ट वही है कि वर्क फ्लो कैसे डिजाइन करना है। तो वर्क फ्लो इसने भी अगर आप देखो ना नोड्स की बुनियाद पे ही किया हुआ है, ग्राफ की तरह ही चल रहा है ना, ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है, ये सारे नोड है, ये इनपुट आई, ये आउटपुट आ गई एंड पे। तो NA10 का भी जो पैराडाइम है ना वो सेम है, लेकिन ये ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाता है, इसमें आप कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता है। अब ये सारा कुछ स्टेट चीजें एवरीथिंग ये इंटरनली खुद ही मैनेज कर रहे हैं, समझ रहे हो, कोड नहीं करना पड़ता, ड्रैग एंड ड्रॉप से आपको कोई भी एक नोड बनाना है, आप उसको ड्रैग करें, नोड बन गया। नहीं, काम ये भी काफी कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक बिल्कुल नो कोड। अब ऐसे ही है, हम वेबसाइट बनाना सीखें, एक वर्डप्रेस के तरीके से बनती है, एक कस्टम React.js Next.js से बनती है, तो फर्क आपको समझ आता है ना, तो वही फर्क होगा इधर भी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वर्डप्रेस से वेबसाइट ही नहीं बन सकती, वर्डप्रेस से दुनिया की हर वेबसाइट बन जाती है ना, लेकिन कस्टम वेबसाइट बनाना और वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने में क्या फर्क है, कंट्रोल ज्यादा है, चीजें हैं, परफॉर्मेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज तो नहीं है, तो यही चीज है। लेकिन मैं कंसेप्ट आपको ये बता रहा हूं कि नो कोड, लो कोड और नो कोड और लो कोड ही होता है। एक और भी हम आगे वर्ड बोल देते हैं। अब इसके अंदर जो मतलब इसने जितनी ज्यादा चीजें दे सकते, लेकिन एक यूआई में आप कितनी मैक्सिमम चीजें दे सकते हो ना, स्टिल लिमिटेड है। तो अगर आप यहां पे देखो LangGraph का भी सेम गोल है, लेकिन बस ये लो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी इसमें आपको कस्टमाइजेशन हर तरह की, समझो आप अपना पूरा असिस्टेंट खुद से डिजाइन कर रहे हो, पूरा वर्कफ्लो जीरो से, कोई बिल्ट इन चीजें नहीं है, जैसे जिनके अंदर हमें कोड मतलब थोड़ा कम कोड करना पड़ रहा है, जैसे ओपन एजेंट SDK है या Crew AI है। अब उसमें एजेंट का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्लासेस बने पड़े हैं, हम उन्हीं को यूज कर करके काफी चीजें, यानी एक 3-4 लाइनों से आप पूरा एक एजेंट बना सकते हो बेसिक लेवल में। लेकिन यहां बनाने के लिए आपको नोड्स भी बनाने पड़ रहे हैं, आपको सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। लेकिन इस कंट्रोल का फायदा क्या है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। लोगों ने इससे पूरे पूरे वीडियो एडिटिंग करने के एजेंट बना लिए हैं कि आप एक ऐसा एजेंट बनाओ जो आफ्टर इफेक्ट की तरह हो। अब उसको डिजाइन करना कुछ मतलब आप एक वीडियो एडिटर बनाते हो एजेंट बेस, उसको इमेजिन करो आप कैसे बनाओगे। आप कर्सर की तरह का टूल बनाते हो जिसमें किसी भी तरह का कोड लिखा जा रहा है, अब इमेजिन करो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो मतलब ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कस्टमाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लो लेवल का, जिसके अंदर आप फुल आजाद हो, वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो कि फिर हम कोई भी टूल ना यूज करें, जीरो से पाइथन करनी शुरू कर दें। अच्छा, वो भी फैसिलिटी है, फिर उसमें LangGraph से भी ज्यादा कंट्रोल है,
तो लैंग्रा भी बीच में से निकाल दें तो उससे भी ज्यादा कंट्रोल आ गया, लेकिन फिर टाइम भी उससे ज्यादा लगेगा। तो हमें ये देखना होता है कि अब डेफिनेटली अगर कर्सर वालों ने बनाया है एजेंट अपना, तो वो एजेंट डेफिनेटली उन्होंने लैंग्राम में, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस में बनाया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लैंग्राम में तो नहीं बनाया होगा। उन्हें हो सकता है कि कस्टम पाइथन का कोड लिखा हो जिसमें उन्होंने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हो एजेंट बनाने वाला, लेकिन उसको बनाने के लिए उन्होंने जो एनर्जी लगाई, जो रिसोर्सेज लगाए, जो एफर्ट पुट की, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की होगी। अब हर कंपनी ऐसा गोल अचीव नहीं कर सकती, जीरो से अगर हर चीज बिल्ड करनी शुरू कर दें तो बहुत टाइम टेकिंग है ना। लेकिन जिसके गोल जिस तरह के होते हैं, अगर हमें कर्सर VS कोड का कंपटीटर बनना है तो हम उस लेवल का काम करेंगे। लेकिन अगर हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम इतना बड़ा काम तो नहीं करेंगे ना, छोटी प्रॉब्लम के लिए छोटा टूल डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो। इसीलिए जब हम कोई छोटी मोटी वेबसाइट बनानी होती है तो हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं अभी भी। क्यों? कि टाइम बच जाता है, रिसोर्सेज बच जाते हैं, अभी नीड नहीं है, अभी चीजें नहीं है, एक छोटा सा पेज बनाना है, उसको बनाने के लिए पूरा वो नहीं करना। हम अक्सर असाइनमेंट करते हैं तो हम एक छोटा सा गोल पूरा करना है, यार बच्चों से डाटा इनपुट लेना है, अब उसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करने लग जाए तो टाइम टेकिंग है। गूगल फॉर्म पे जाके एक फॉर्म बना के डाटा ले लेना आसान है। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे बिल्ड करना है। तो हमें, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें आप आसानी से एजेंट बना सकते हो टूल, सही है, हम ऐसे भी देख रहे हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, वेरी करेगा कितना बड़ा गोल हम अचीव कर रहे हैं, उसके लिहाज से हम फिर टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं। यानी अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें बैकएंड में पाइथन यूज करनी है या नोड यूज करना है, ठीक है, डेटाबेस पोस्टग्रेस यूज करनी है, मोंगोडीबी यूज करनी है, ठीक है, उसके अंदर लैंग्राफ यूज करना है, Na10 यूज करना है, क्या है Na10 यूज करना है, या उसके अंदर जो है वो हमने ओपन एजेंट SDK लगाना है। अब ये ऐसे स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस होते हैं जो नॉर्मली मतलब वाइजली लिए जाते हैं, जो नॉर्मली एक्सपर्ट पर्सन ही लेते हैं टीम में कि यार इस तरह की प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन चाहिए। लेकिन अगर आप हर प्रॉब्लम को एक ही चीज से तोलने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए मेरा ये समझना है, अभी AI के आने के बाद हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। पहले हम टूल स्पेसिफिक कोडिंग करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें ब्राउडर कोडिंग करनी चाहिए, हमें टूल स्पेसिफिक कोडिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। अच्छा, पहले भी बनते थे लोग, लेकिन कम होते थे। अभी मुझे ये लगता है कि आपको अपने आप को इस तरह से डिजाइन करना है कि आप किसी भी चीज में कोड कर लें। यार अभी क्या फर्क पड़ता है, अभी हम स्विफ्ट में कोड कर रहे हैं या हम किस लैंग्वेज में अब लैंग्वेज तो मैटर ही नहीं कर रही है, अब तो मैटर कर रहा है माइंडसेट, अब तो मैटर कर रही है प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या, ताकि हम एक चीज को, मैंने अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट भी देखे हैं अपने करियर में जो एक टूल पे बन ही नहीं सकते, लोगों ने तोड़ तोड़ के उस पर बनाने को, यानी AI को PHP पे बना रहे हैं। मैंने ऐसे भी कोड देखे हैं जिसमें AI लगा रहे हैं PHP के थ्रू। अब एक लैंग्वेज उस डिजाइन ही नहीं है उसके अंदर, उसमें लाइब्रेरीज की सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको, उसमें अंदर चीजें नहीं मिलेंगी, आप उस लैंग्वेज बस क्यों, क्योंकि एक टीम है उसको एक लैंग्वेज नहीं आती है, हमेशा वही चूज करेगा। तो ये यहाँ पे गलती खाते हैं लोग, इसलिए प्रोजेक्ट फिर सक्सेसफुल भी नहीं होते ज्यादातर। अब फ्यूचर में क्या होगा कि हमें हर टूल की एक अपनी वर्थ है, हर चीज की दुनिया में अपनी वर्थ है। हम कहेंगे यार ये डेस्कटॉप बहुत अच्छा है, लैपटॉप तो सही नहीं। अब डेस्कटॉप की अपनी नीड है, अपनी प्रॉब्लम के लेवल में वो डेस्कटॉप बहुत अच्छा है, लैपटॉप अपनी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा है, फोन अपनी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा है। यानी हर चीज अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और हम एक टाइम में 2-3 चीजों के साथ भी चल रहे होते हैं। जैसे हमारे पास फोन भी है, मैक भी है, डेस्कटॉप भी, हम सारी चीजें लेके रखते हैं। इसका मतलब है हम फिर कोडिंग में ऐसा क्यों नहीं करते? लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, चूंकि हमने एक चीज एक तरीके से करनी सीख ली है, हम हर चीज उसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में हर प्रॉब्लम एक ही तरीके से फिक्स नहीं हो सकती है, हर एक के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी साइड चीजें, हर चीज वेरी करनी चाहिए, और उसमें हर चीज यानी उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करने में एफर्ट होनी चाहिए, और वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि टीम को क्या आता है और क्या नहीं आता।
क्योंकि अगर टीम की बेस पे रखेंगे तो अगर तो उसको पीएचपी आती है तो वो तो कभी भी पाइथन में नहीं कोड करेगा, वो तो कहेगा पीएचपी में बना देते हैं एजेंट, चाहे उसमें जैसा भी बन रहा है, अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा मैटर नहीं करता। तो इसलिए हर तरह के टूल के बारे में आपको समझ आनी चाहिए, हर टूल अपनी अपनी जगह में काम आएगा। और आप लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस बनाना है यार, मैं अगर एआई ऑटोमेशन का एक्सपर्ट हूं तो मुझे हर तरह के टूल्स आते हैं, कस्टम टूल भी आते हैं, लो लेवल के कोड करने वाले टूल भी आते हैं, हाई लेवल कोड करने वाले टूल भी आते हैं, नो कोड टूल भी आते हैं, मुझे वाइब कोडिंग भी आती है, मुझे हर चीज समझ में आती है, ताकि जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस तरह में ढल जाए। मेन गोल है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, आ गया, आप उस टूल के साथ लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ लैंग ग्राफ पे बनाना है, लैंग ग्राफ को समझ के वो गोल अचीव कर पा रहे हो, एज सुन एज यू कैन डन, हर चीज ओके। अगर हम कर पा रहे हैं तो ठीक है, यही गोल है, समझ रहे हो? तो ये डायरेक्शंस की जरूरत है, लेकिन हर चीज अपनी अपनी जगह में ठीक है और हर चीज अपनी अपनी जगह में यूज भी होती है। तो कोई चीज हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। हर स्ट्रेटजी अपनी अपनी जगह पे काम करती है जहां पे उसकी जरूरत है, हर टूल हर स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना तो वो चीज एग्जिस्ट ही ना करे। हर कोई जो भी नई प्रोडक्ट आती है, कोई नया टूल आता है, नई लाइब्रेरी आती है यार, वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर आपको चाहिए तो आप वो यूज करते हो, क्योंकि वो बनी ही तब है अगर एक चीज बिल्कुल ही 100% रेप्लीकेशन कर दी जाएगी, दो कंपनीज ने रेप्लीकेट कर दी, तो वो जो नया आने वाला प्लेयर है उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलेंगी ना, वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल डुप्लीकेट है दूसरे टूल का। तो इसी सोशल मीडिया भी जब नया बनता है ना, वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं बनाते, यानी फेसबुक का एग्जैक्ट डुप्लीकेट आपने नहीं देखा होगा। अगर सोशल मीडिया तो देखें, फेसबुक भी है सोशल मीडिया, एक्स भी है, ट्विटर भी है, दोनों है ना, लेकिन दोनों में कितना फर्क है, लिंक्डइन भी है, कितना फर्क है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो वो प्रॉब्लम में ऊपर नीचे करते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसा वो इसलिए करते हैं कि वो अपना बिजनेस बना सके। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत उसमें चीजें ऊपर नीचे करूंगा, उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मैं उस चीज को सेल कर सकता हूं, नई चीज बन जाएगी, मैं उसको सेल कर सकता हूं। मैं दूसरे लेट्स सपोज अगर लैंग ग्राफ था, N8N वालों ने बनाया, उन्होंने सेम चीज बनाई लेकिन नो कोड कर दी, कंसेप्ट सेम, हर चीज सेम। अब वो पिच कर रहे हैं, वो पिच ये कर रहे हैं कि यार हम आपको ये काम जल्दी में करके दे रहे हैं, और उन्होंने कंसेप्ट सेम है, हर चीज सेम है, काम भी सेम हो रहा है। जो वर्क फ्लो आप लैंग ग्राफ में बना सकते हो एग्जैक्ट सेम आप N8N में बना सकते हो, एग्जैक्ट सेम आप ओपन एजेंट स्टिकी में भी बना सकते हो, एग्जैक्ट सेम आप क्यू ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हर एक की अपनी 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 वैल्यूज है, हर एक की अपनी अपनी वेरिएशन है। तो आपको हमेशा ओपन टू लर्न होना चाहिए, ओपन टू एक्सप्लोर होना चाहिए एवरी न्यू टूल। उससे फायदा क्या होगा कि आप किसी भी नए टूल के अंदर अपने आप को हैंड्स ऑन कर लो। नहीं, उन्होंने बीच में कुछ प्राइसिंग चेंज की थी, उसमें काफी यानी वो टोकन बेस कर दिया था उन्होंने, तो एक्सपेंस बहुत आ गया था कंपनीज को, तभी वो वापस उसी पुरानी वाले में जा रहे हैं, यानी $20 में शायद वो दे रहे हैं 500 रिक्वेस्ट। अगर आपने उससे ज्यादा लेनी है तो यूजेज बेस्ड होगा, यानी जितनी रिक्वेस्ट होंगी हर रिक्वेस्ट काउंट होगी, ऐसे ऐसे चल रहा है। स्लो रिक्वेस्टें भी खत्म कर दी शायद, हो सकता है, हमने लिया हुआ है और वो यूजेज बेस किया हुआ है, $50 लिमिट लगाई हुई है, तो 20 तो लग जाते हैं, फिर वो उससे ऊपर वाले फिर वो रिक्वेस्ट बेस चलने लग जाता है। खैर अभी हमने बेस समझ आ गई आपको कि लैंग ग्राफ का मतलब क्या है। लैंग ग्राफ का मतलब ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, बिल्कुल जीरो से काम करते हो, यानी बिल्कुल जीरो तो पाइथन में होगा, पाइथन से एक फ्लो आगे के आपके पास एक फ्रेमवर्क है, उसने एक कंसेप्ट डिजाइन कर दिया है जो ऑप्टिमाइज्ड है, जिसके अंदर आप एक वर्क फ्लो आसानी से बना सकते हो। अगर आप ये हमने एक वर्क फ्लो बनाया, चलो कुछ तो उन्होंने चीजें हमें बना के दी है ना, बिल्कुल ही पाइथन में बनाएंगे तो ये भी जो कुछ लैंग ग्राफ दे रहा है वो भी हमें, यानी स्टेट का कंसेप्ट। अब अगर आप देखें तो हमने एक नोड चलाया है,
हम इस नोड को, स्टेट के वेरिएबल को अगर हम खुद से बनाते तो हम फंक्शन को पास कर दे, हम पास नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली जब भी नोड एक्टिवेट होता है खुद ही स्टेट मिल जाती है। हम रिटर्न कर रहे हैं तो खुद ही जाके स्टेट सेट कर रहा है मेमोरी में। तो कुछ काम तो उसने हमें करके दिए हैं जो इजी हो गया, हमारा वर्क फ्लो बनाना हमारे लिए इजी हो गया एज कम्पेयर टू हम प्योर खुद से सारा ही काम करें। लेकिन ये काफी बेस लेवल पे है, यानी ये बिल्कुल जीरो लेवल पे है, इससे आप चीजें आगे अपनी बना सकते हो। अच्छा, अब कंडीशनल चीजें बना ली तो ग्राफ को हमने इन्वोक करना है, स्टेट सेट हो जाएगी और ये जो एक्चुअली आउटपुट आएगी ये भी क्या होगी, एक स्टेट होगी। उसमें अभी के लिए ग्राफ स्टेट ही हमें रिटर्न में मिलेगा ना, क्योंकि हमने ग्राफ स्टेट ही रखा होगा। इसको हम चला भी लेते हैं। एक बेस वाला हमने कर लिया, बाकी के हम शायद ये हमने पहले भी कर लिया हुआ था ना, चलो एक दफा रिवाइज हो गया ना। किसका एरर दे रहा है, ग्राफ स्टेट लाइन नंबर किधर, यहाँ। अब ये मसला आ रहा है ना कि हमने स्टेट इनपुट के नाम से तो बनाई नहीं है, तो वो इशू कर रहा है, तो हम इसको ग्राफ स्टेट कर देते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, सबसे पहले जब मैंने ग्राफ डॉट इन्वोक किया तो ग्राफ स्टेट कहां जाके सेव हो गई, ग्राफ स्टेट जाके सेव हो गई स्टेट के अंदर। फिर ग्राफ स्टेट में सेव होगी, नेक्स्ट क्या होगा कि आपने नोड नंबर क्या चला दिया, 1 चला दिया। क्यों 1 चला, क्योंकि स्टार्ट के बाद क्या चलना था, नोड नंबर 1। ये नोड नंबर 1 में प्रिंट हमने लगाया हुआ है फंक्शन में, वो चल गया। फिर कंडीशनल एज ने डिसाइड किया कौन सा चलेगा, नोड 2, क्योंकि नोड 2 वाले प्रिंट आया है। तो उसके बाद हमारा वर्क फ्लो क्या हो गया, एंड हो गया। अगर हम चाहते हैं कि यार नोड 2 के बाद नोड 3 चल जाए तो आप इधर क्या रिटर्न कर दें, यानी अगर डिसीजन लेता है नोड 2 तो फिर उसके बाद नोड 3 चलेगा और नोड 3 के बाद फिर एंड होगा। अगर डिसीजन मोड लेता है नोड 3 तो वो फिर फौरन एंड हो जाएगा। देखिए, नोड 1 चला है, नोड 2 चला है, नोड 3 चला है, तो ये सारे नोड चले हैं, तो फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई। अब एक दफा में क्या हुआ है, नोड 1 चला है और नोड 3 चला है, क्योंकि नोड 2 के बाद हमने नोड 3 पे भी भेजा हुआ है ना, अदरवाइज नोड अगर 3 डायरेक्टली चल जाता है डिसीजन मोड से तो फिर वो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गया कि नोड स्टार्ट कर लिया, एक नोड को दूसरे नोड पे भेज दिया, दूसरे नोड से तीसरे में भेज दिया। फिर मजे की बात यह है कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो किस में से किसको भेजना है, बेसिस ऑफ द कंडीशन। अब कंडीशन में कुछ भी आप काम कंडीशन जो है वो लगा सकते हो और उस कंडीशन की बेस पे चीजें जो है आप सेट कर सकते हो। तो हम अगर इसको और इसमें ट्राई करें एक चीज बनाने की, अच्छा अब मैंने इसमें रख दिया है काउंट, ठीक है। अब हम काउंट को भी अपडेट कर सकते हैं बार बार, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, और उसकी बेस पे लेट्स सपोज अगर हम आते हैं नोड 1 पे, हमने उसमें काउंट 1 का इजाफा, यानी जिस तरह हम ग्राफ स्टेट को अपडेट कर रहे थे ऐसे हम काउंट स्टेट को भी अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम हर एक में करते हैं, ये जस्ट इंश्योर करें कितने नोड चल रहे हैं ना हमारे पास, हम इस तरह का कोई वर्क फ्लो भी बना सकते हैं। अब जहां पे आपने कंडीशन ये रैंडम लगाई है वहां पे आप कंडीशन उस पर्टिकुलर काउंट पे भी लगा सकते हो, यानी स्टेट में जो काउंट पड़ा है अगर वो काउंट 2 है या 1 है उससे बड़ा है तो उसकी बेस पे भी गुड कंडीशन आप बना सकते हो।
उसकी बेस पे कंडीशन बने, उससे नेक्स्ट नोड डिसाइड हो एंड सो ऑन। तो ये तो डिपेंड टोटली कर रहा है कि आपने किस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर तो सिंपली आपने कुछ पोर्ट एजेंट बनाना है या कुछ, तो उसमें तो बहुत सारे हमें नोड्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई रीजनिंग वाला फ्लो बनाना है यार, पहले प्लानिंग हो, प्लानिंग के बाद फिर डिसीजन हो, डिसीजन के बाद चीज़ों को गोल डिसाइड हो, गोल डिसीजन होने के बाद एलएलएम कॉल हो, एलएलएम डिसाइड करे कि क्या काम करें, यानी इस तरह का कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो बनाना है। तो उसमें चीज़ें यानी नॉर्मली एआई बहुत क्विकली एलएलएम आंसर प्रोड्यूस कर देते हैं ना, जो भी देते हैं आ जाता है। तो अगर आप बोलते हो यार पूरा जो है ना वो रीजनिंग परफॉर्म हो, तो रीजनिंग परफॉर्म करने के लिए फिर आपको मल्टीपल नोड्स के अंदर घूमना पड़ता है और हर नोड अपना डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करे। हाँ, ये स्टेट ही रीड हो रही है ना, यहाँ पे देखो ना, स्टेट से ही हम प्रिंट कर रहे थे। यही तो ब्यूटी है इसकी कि हर नोड के पास स्टेट आ रही है जो भी, यानी हमने ये नोड चलाया, इस नोड ने स्टेट अपडेट की, अब अगला नोड जो चला है उसके पास पुरानी उस वक्त जो अपडेट हुई स्टेट वो आ रही है। अब ये चल गया, इसके पास जो इसने अपडेट की थी वो आ रही है, यानी हर अगला नोड पुरानी स्टेट को क्या करता जाता है, अपडेट करता जाता है। हाँ, किस साइड पे जाना है इसमें, बिल्कुल आपके पास 100% कंट्रोल है। आप चाहते यार यहां से सीधा एंड कर दूं, किसी एक कंडीशन पे तो एंड कर दें। आप चाहते यहां से ये काम हो तो वो काम होने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो आपके पास 100% कंट्रोल है कि आप किस तरह रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो नोड्स को। वो तो करनी पड़ेगी ना, अगर बेस ही नहीं बनेगी बच्चे की तो कैसे वो उसके आगे चीजें बढ़ेंगी। यार वो बंदे ने खुद रिसर्च करनी होती है, आपको टाइम ही चाहिए होता है, एक्सपोजर लेना पड़ता है, विजिबल होता है बच्चे की ना। एक्सपोजर जो है ना वो टाइम लेना, मतलब एक्सपोजर लेने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज ग्रूमिंग नहीं होती, बंदे की पर्सनैलिटी नहीं चेंज होती। तो पर्सनैलिटी बदलने के लिए एक्सपोजर करना पड़ता है। एक पर्सन है, उसने जितने ज़्यादा लोगों से मिला हुआ है, जितने ज़्यादा लोगों के साथ उसकी चीज़ें रही हैं, या जितनी ज़्यादा लोकेशंस पे विजिट किया हुआ है, वो उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है चीज़। एक बंदा है वो बहुत लिमिटेड स्कोप में रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस, तो उसके अंदर वो फिर चीज़ें नज़र आती हैं। डेफिनेटली आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, यानी चाहे यूनिवर्सिटी जा रहे हो, एक नई जगह जा रहे हो ना, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ नए लोग मिलेंगे, किसी से बात होगी, कोई कुछ, तो ऑलवेज उसी को एक्सपोजर बोलते हैं। एक्सपोजर से हमेशा फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर तो नाम भी करें तो क्या, फिर भी चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। बेवकूफ़ी की बातें, ऐसे कभी हो नहीं सकता है। नहीं देखो, हर बंदे का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अब इसमें किसी को कुछ कह नहीं सकते हम। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, अगला बंदा कुछ भी सोच सकता है, और हम जो सोच रहे होते हैं ये भी कोई खुद से तो नहीं कर रहे हैं ना, चीज़ों को प्रिजर्व कर करके, अपने पास एक्सपीरियंसेस को देख देख के, या लोगों की बातें सुन सुन के हम अपना डिज़ाइन, अपना माइंड में एक पैटर्न बनाते हैं। यार मुझे ये लगता है, हर बंदे की राय हो सकती है, लेकिन हर बंदे की राय दुरुस्त होगी ये नहीं कोई भी कह सकता ना। और कल क्या होगा ना, ये किसी भी मॉर्निंग शो से लेके दुनिया की कोई किसी भी नुक्कड़ में किसी बंदे को नहीं पता कि कल क्या होगा। तो ये परसेप्शन ही हैं, यानी मतलब ये जब होगा तो फिर ही पता लगेगा, उससे पहले एजम्पशन बनाना कि ऐसा होगा। अब जो कुछ हो गया, यानी जितना कोड जनरेट हो गया, चीज़ें हो गई, वो पता लग गया, एक नॉलेज बढ़ गया, लेकिन एक चीज़ जब तक हुई नहीं है हम उसके बारे में ये परसेप्शन नहीं बना सकते। और चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगी
हाँ उसके साइड इफेक्ट होंगे, उसकी अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी। वो फिर हर मतलब जब भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया तो उसमें वो चेंजेस तो आए हैं, चेंजेस आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ डिसाइड करना कि क्या होगा, और और ये चीज़, ये हमारा माइंड में ना चीज़ों को प्रिजर्व करता रहता है। लेट्स सपोज कल को अगर कुछ और होगा तो हम उधर चले जाएंगे, कोई हमें कोई इशू तो नहीं है ना। लेकिन अभी तो फायदा हो रहा है, हम तो अभी की मतलब जो करंट है उसको देखते हुए तो डिसीजन लेना चाहिए ना। अब करंट या पास को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। अब फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि फ्यूचर में तो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, अब जो अभी हमने सोचा भी नहीं है, अगर जो होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो कम से कम ये लग रहा है कि ये सीखने से फायदा है, और कुछ भी खुद से नहीं होगा, हर कुछ इंसान से ही होगा। हर बंदे की अपनी राय है, वो देता है। अब जैसे लेट्स सपोज मेरी राय है कि अगर हमें प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए उसमें ज़्यादा फायदा है, नो टाइम, उसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं। मेरी राय है कि ऐसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बातें कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा इतना एक्सपोजर ना हो, मैं एक बंदा उसने सारी दुनिया देखी हुई है, हर तरह की टेक्नोलॉजी में काम किया हुआ है, 20-30 साल कंपनी चलाई हुई है, उसका एक्सपोजर मेरे एक्सपोजर में फर्क होगा। उसकी हो सकता है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी बात गलत साबित हो। गूगल भी तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है लेकिन नहीं चलते, तो इसका मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों से भी गलतियां होती हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सॉफ्टवेयर बनते हैं, नहीं चलते। तो अब कल क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा। क्या खत्म हो जाना है? इंसान खत्म हो जाना है? फिर तो क्यामत भी आनी है एक दिन, सब कुछ ही खत्म हो जाना है। तो इस तरह की बातों से मैंने तो यही समझा, इस तरह की बातों में फायदा कोई नहीं, वक्त का दया है। एक आप मोटिवेशन बनाओ, एक गोल बनाओ, उसको पूरा करो। जो मैंने अपनी, जो मेरी राय है ना वो ये है कि बट एवर उससे फायदा हो रहा है या नहीं, एक बार स्टार्ट किया है ना उसको पूरा करो। कहा है ना कि ये एजेंट डेवलपर बनना है तो बनना है, वो बंद हो जाए, काम मिले ना मिले, क्या है क्या नहीं है, गोल पूरा करना है। दरमियान में छोड़ के कहीं जाएंगे, अभी ये सीख रहे हैं, कल को एबीसी सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, तो मतलब कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, 50 चीजें सीख रहे हैं इनसिक्योरिटी की वजह से। लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि इससे इनसिक्योरिटी और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो कुछ भी नहीं आता तो कामयाब कैसे हो गए? 50 चीजें सिर्फ नॉलेज की हद तक आती हैं। एजेंटिक एआई क्या कहता है कि अपने, यानी एक एजेंटिक एआई एक पूरे फील्ड का नाम है, उसके अंदर एआई एजेंट्स भी हैं, उसके अंदर उसका मेन गोल ये है कि कोई अगर हम पहले काम करते थे उसको यूजिंग, यानी उसको हम किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं कि उसका जो यूजेज है वो थ्रू कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस होने लग जाए, यानी उसका जो यूज है ना वो थ्रू एजेंट बेस होने लग जाए। वो आ, उसके अंदर एजेंटिक का कोई भी वर्क फ्लो आ रहा हो, वो जरूरी नहीं कि एजेंट ही हो, उसके अंदर आप कोई भी इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं तो वो एजेंटिक एआई है। तो एजेंटिक एआई एक ब्राउडर फील्ड का नाम है, और एआई एजेंट उसका एक सब पार्ट है। उसके अंदर मल्टी एजेंट्स भी आते हैं, उसके अंदर रैग भी आता है, उसके अंदर यानी मल्टीपल कंसेप्ट हैं जो एजेंटिक एआई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उनको यूज करके आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप अंडर एजेंटिक एआई फील्ड हो। तो जिस तरह अब टेक्निकली जनरेटिव एआई भी तो एआई है, लेकिन उसकी सब फील्ड है। अब उसके अलावा भी कितनी एआई है, ट्रेडिशनल मतलब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कितने मॉडल डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो भी एआई है। फिर जनरेटिव एआई भी एआई है, लेकिन ये सब फील्ड है। अब जनरेटिव एआई के अंदर सिर्फ एलएलएम का नाम तो जनरेटिव एआई नहीं है ना, एलएलएम के अलावा कितनी चीजें हैं जनरेटिव एआई में। इसी तरह एजेंटिक एआई में सिर्फ एआई एजेंट नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। हाँ, इसका मेन कोर एआई एजेंट ही है कि आप एजेंट बनाते हो, वर्कफ्लो तो तभी डिजाइन होगा ना। लेकिन मेन गोल है कि आपने एजेंटिक कैसे बनाना है। एजेंटिक मतलब जो कन्वर्सेशनल इंटरफेस से जो काम हो रहा है वो एजेंटिक एआई है। अब वेदर उसमें एआई एजेंट आपने यूज किया है या नहीं, लाइक आपने वीडियो एडिट करनी है,
अगर आप थ्रू चैट थ्रू वॉइस कर पा रहे हो, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल इंटरफेस के अलावा न्यू इंटरफेस के थ्रू, न्यू कन्वर्सेशनल इंटरफेस के थ्रू ये गोल पूरा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक बेस्ड ऐप। समझ रहे हो? यानी उसमें इंटरफेस का जो चेंज है ना, उसको हम एजेंटिक एआई बोल रहे हैं कि उसके अंदर एजेंट या इसके रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसमें आप कन्वर्सेशनल इंटरफेस से वो गोल अचीव कर रहे हो। चैट जीपीटी भी एक एआई एजेंट ही है, या एजेंटिक एआई का ही एक वो है, क्योंकि एजेंटिक एआई भी क्या है कि उसके अंदर आप एक्शंस भी ले पा रहे हो ना, काम भी हो रहे हैं, ऑटोमेशन हो रही है, काम हो रहा है, तो इसलिए इसको एजेंटिक एआई बोल रहे हैं। फ्यूचर में होंगे, अभी आ भी गए हैं वैसे, फ्यूचर में और एडवांस आएंगे। अभी तो फ्यूचर में जो ऑटोमेटेड कार्स हैं वो एजेंट्स ही हैं, उसमें भी नए फीचर्स अब आ रहे हैं काफ़ी। यानी अभी हम वर्चुअल एजेंट्स पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर में तो फिजिकल एजेंट्स भी आ जाएंगे ना, रोबोट्स जिसे कहते हैं, वो भी एक एजेंट ही होंगे। यानी एजेंट क्या है? जिसके पास वो सेट ऑफ एक्शंस ले सकता है बेस्ड ऑन एआई डिसीजंस। एजेंट यही है ना, इंसान की तरह सेट ऑफ एक्शंस ले रहा है बेस्ड ऑन एआई डिसीजंस, दैट इज कॉल्ड एजेंट। अगर हम बहुत समराइज करें इसको, जो हम पीछे डिजाइन कर रहे हैं एआई, यही एजेंट है एक्चुअली। उसमें आईओटी लग जाएगी एक्स्ट्रा बस। हाँ, रिपोर्ट जरा स्पेसिफिक, उसमें प्रॉब्लम भी तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, यानी किस तरह का बनाना है, इंसान की तरह का बनाना है, वो चलेगा नहीं चलेगा चीज़ें, तो उसमें फिर एक सिर्फ एजेंट तो नहीं है ना, उसमें साइंस भी पूरी इन्वॉल्व है, उसमें आईओटी इन्वॉल्व है, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, उसमें बाकी सारी साइंस भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि हार्डवेयर आ गया ना, तो हार्डवेयर में फिर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब लेट्स सपोज ऑटोमेटेड कार्स आ जाती हैं, तो ऑटोमेटेड कार सिर्फ उसमें एआई एजेंट तो नहीं होंगे ना, और उसमें कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी साइंस उसमें ऐड होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। खैर हम टॉपिक से ऑफ ना जाएं, हमें आज कवर करना ही है, तो हम चलते हैं अपना, ये चीज़ें हमने कवर कर ली थी, बेस कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हैं हम रैक पे ना, जो रैक हमने पहले बनाया था उससे मिलता जुलता हमने रैक बनाना है, लेकिन लैंग्राफ की मदद से। अब इसके मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ नोड्स होंगे, सेट ऑफ एजेस होंगे, और कोई कोई एक नोड होगा जिसमें ग्राफ में रैक चल रहा है, एक नोड होगा जो सिंपल क्वेश्चन आंसर कर सकता है, एक नोड होगा, मतलब मल्टीपल नोड होंगे मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए। तो वो कैसे बनाते हैं लैंग्राफ में, वो अभी हम देखने, क्योंकि रिसेंटली हमने रैक पढ़ा हुआ है तो उसकी बेस पे चलें। हम बहुत सारे इंपोर्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो देखेंगे। हम एलएलएम बना रहे हैं, शुरू से एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं एलएलएम का, वो बन गया, ठीक है। हमने देखा हुआ था कि रैक के अंदर हमें एक टॉपिक चाहिए, एक चीज़ चाहिए होती है, उसको हम लोडर बोलते हैं। वो क्या करता है, इंटरनेट से या कहीं से भी कंटेंट लोड करके ले आता है, या फाइल है तो उसको लोड कर लेता है। तो हमने कौन सा यूज कर लिया, वेब बेस्ड लोडर। वेब बेस्ड लोडर यूज कर लिया, एक यूआरएल दे दिया उसको, लोडर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आ गए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर से उनको स्प्लिट कर लिया, और गूगल जेनेटिव एआई एम्बेडिंग यूज करके उसका वेक्टर स्टोर बना लिया, और रिट्रीवल यूज करके रिट्रीवल टूल एक बना दिया। और ये एग्जैक्ट सेम वही कोड है जो हमने लैंगचेन में किया था इसमें, और इनके इंपोर्ट्स भी अगर हम देखें तो वो सारे वही हैं। फेस लोडर के अंदर से वेब बेस्ड लोडर आ गया, स्प्लिटर के अंदर से रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर आ गया, तो वही लोडर्स हैं, वही इंपोर्ट हैं, और सारे लैंगचेन से ही हो रहे हैं, ऑलमोस्ट वही कोड। अच्छा, लैंग ग्राफ का ये भी बेनिफिट है कि आप लैंगचेन वाली सारी चीजें लैंग ग्राफ में भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। यानी लैंगचेन में जितनी भी यूटिलिटीज बनी हुई हैं वो सारी लैंग ग्राफ में इस्तेमाल हो सकती हैं।
अच्छा, डॉक्यूमेंट लोडर, वेक्टर स्टोर, वेब बेस्ड लोडर, रिकर्सिव, कैरेक्टर स्प्लिटर, ये सारी चीजें मेरे पास जो हैं वो आ गई हैं। अच्छा जी, आगे फिर क्या है कि अभी हम चल जाते हैं उससे नेक्स्ट यहाँ पे। ये हमने क्या किया है, एक स्टेट बनाई है टाइप डिक्शनरी को यूज करते हुए। उसमें एक की है डेट इज कॉल्ड मैसेजेस। जिस तरह हमने ग्राफ स्टेट की बनाई थी ना, अब किसकी बना ली है, मैसेजेस की बना ली है। अच्छा, अब पहले हम वर्क फ्लो पे बात करेंगे। वर्क फ्लो है जरा सिंपल समझ में आता है, फिर हर वर्क फ्लो में हर नोड को डिस्कस कर लेंगे। एक हमने जो स्टेट ऊपर बनाई है उसको यूज करके क्या बना लिया है, बिल्डर। बिल्डर में मैंने बोला था जितने भी हमारे पास नोड हैं वो सारे क्या करने होते हैं, बिल्डर में ऐड करने होते हैं। यानी जो हम लैंग ग्राफ का ग्राफ बना रहे हैं उसमें उसको बताना है कि कितने नोड है मेरे पास। तो हमारे पास कितने नोड हैं, दो नोड है। कौन कौन से, असिस्टेंट और टूल्स। टूल्स और असिस्टेंट दो ही नोड है। यानी एक नोड असिस्टेंट के नाम से समझ आ रहा है, उसमें एलएलएम कॉल्स वगैरह होंगी। टूल्स के नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक नोड है जिसमें सेट ऑफ टूल्स होंगे। दो नोड है हमारे पास। अच्छा, इसका वर्क फ्लो क्या रखा हुआ है हमने, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही किस पे जाएगा, असिस्टेंट के बाद। अब असिस्टेंट से कंडीशनल एज लगाया हुआ है, वो डिसाइड करेगा एंड करना है या टूल पे जाना है। अगर टूल पे जाना है तो फिर आगे टूल के पास किस पे जाना है, असिस्टेंट। अब दोबारा असिस्टेंट के पास आएगा तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट टूल पे जाना है या असिस्टेंट के, मतलब वो अगर टूल डिसाइड होगा टूल के बाद असिस्टेंट। तो यहां पे आपने जो हमने पढ़ा था ना ओपन एजेंट एसडीके में, लूप क्या करता है कि एलएलएम कॉल, एलएलएम से टूल कॉल, टूल कॉल से एलएलएम कॉल, फिर डिसीजन होगा टूल कॉल, और टूल कॉल से दोबारा डिसीजन होगा एलएलएम के पास, और एलएलएम फिर कहेगा कि फाइनल आउटपुट आ गया। या उस चीज को हमें लैंग्राम में कस्टम कोड करना पड़ता है। यहां पे हमने किया है, क्या किया है, हमने स्टार्ट से शुरू किए, फिर किधर गए। अब असिस्टेंट ने ये डिसाइड किया है टूल कंडीशन के अंदर कि उसने टूल कॉल करना है या नहीं। अगर टूल कंडीशन वाला फंक्शन क्या करेगा, या तो टूल को कॉल करेगा या दूसरा काम क्या करेगा, एंड कर दिया। एंड कर दिया तो इस आउटपुट के अंदर मुझे क्या मिल जाएगी, एंड कर दिया तो जो भी ग्राफ में स्टेट पड़ी है वो मिल जाएगी। और अगर एंड नहीं किया, टूल कॉल किया है, टूल के जब टूल का नोड चलता है फिर कौन सा नोड, फिर दोबारा कौन सा चलता है, ये हमने वर्कफ्लो बनाया हुआ है। हमारा वर्कफ्लो सिंपल है, असिस्टेंट चलता है, डिसाइड होता है टूल नोड चलाना है या नहीं। अगर टूल नोड चलाना है तो फिर दोबारा से असिस्टेंट चलता है, फिर असिस्टेंट डिसाइड करता है कि अगला कौन सा चलेगा, जो अगला चलेगा या टूल नोड चलेगा या। तो यहां पे हम इसको क्या बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं। लूप क्यों बना रहे हैं, हमें एक से ज्यादा टूल कॉल करने पड़ सकते हैं और एक नोड के पास है ही सिर्फ टूल। अब इन दो नोड्स को हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। एक नोड है डेट इज कॉल्ड असिस्टेंट नोड। ये एक पाइथन का फंक्शन है जो क्या रिसीव कर रहा है, स्टेट रिसीव कर रहा है। यहां पे हमने इसकी डिटेल पर लिख दी सारी डॉक स्ट्रिंग में। हमने स्टेट से क्या गेट किया, मैसेजेस। मैसेजेस स्टेट के अंदर कोई भी कीज रख सकते हैं ना, हमने कौन सी की रखी हुई थी, मैसेजेस की। स्टेट के अंदर कौन सी की पड़ी थी, उसी की को हम क्या कर रहे हैं, गेट। यानी ये हमने स्टेट बनाया था, स्टेट के अंदर कितनी कीज हैं, एक ही की है, डेट इज कॉल्ड। हमारा सबसे पहले कौन सा नोड चलेगा, सिस्टम्स नोड के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैसेजेस कौन से हैं जो स्टेट में पड़े हैं। अब जब शुरू में चलेगा तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा या जो हमने इन्वोक करते हुए दिया होगा। अगर आपने देखा हो तो ग्राफ डॉट इन्वोक मैसेजेस के अंदर मैंने इनपुट डाली हुई है। इसका मतलब है जब ये चलेगा तो यूजर से हम क्या लेंगे, इनपुट। इनपुट लेके किस में सेव कर लेंगे, मैसेजेस की में सेव कर लेंगे।
तो मैसेजेस की के अंदर पहली दफा जब नोड चलेगा तो हमें क्या आएगा, एक मैसेज आएगा। वो मैसेज कौन सा होगा, जो यूजर ने दिया है। हमने वो मैसेज लेके एलएलएम को क्या कर दिया, एलएलएम को इन्वोक कर दिया। अब एलएलएम को कैसे इन्वोक किया, और जो भी रिजल्ट आया वो किस में रख दिया, स्टेट में रख के स्टेट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यानी जो भी मैसेज आया वो किस में रख दिया, स्टेट में, और स्टेट से जो भी आंसर आया वो मैसेजेस की के अंदर क्या हुआ, सेट कर दिया हमने। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना पड़ेगा हमें। अब यूजर ने जो मैसेज दिया था वो मैसेजेस की लिस्ट में रख दिया, उसको लेके एलएलएम को भेज दिया। अब एलएलएम ने जवाब दिया वो किस में रख दिया, स्टेट में। अब स्टेट के अंदर पहले यूजर की इनपुट थी, अब यूजर की इनपुट प्लस एलएलएम की इनपुट वाला मैसेजेस के अंदर दोनों चीजें पड़ी हैं, यही है। अब आगे कैसे कोड ने चलना है, यहां से तो रिटर्न हो गया, फिर हमने कंडीशनल एज चेक करना है। कंडीशनल एज ने क्या डिसाइड करना था कि टूल नोड चलेगा या नहीं चलेगा। अगर वो कहता है चलेगा, फिर टूल कॉल होगा, और उसके बाद फिर कौन सा, टूल नोड चलने के बाद फिर क्या चलेगा, असिस्टेंट चल जाएगा। अब मुझे बताएं कि टूल नोड क्या है। यानी अज्यूम करें टूल कंडीशन वाले फंक्शन ने बोला, डिसीजन लिया कि टूल चलेगा, टूल नोड चलेगा। अब टूल नोड हमने यहाँ पे ऐड नोड में, ये तो हमारा ही फंक्शन था, दूसरा फंक्शन हमने अपना नहीं लिखा, दूसरा फंक्शन बना बनाया यूज कर लिया। कहां से आया ये, लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ड टूल नोड टूल कंडीशन। यानी लैंग्राफ ने दो चीजें हमें बनी बनाई दी हैं, टूल नोड और, यानी उसने एक ऐसा नोड बनाया हुआ है जिसका काम है टूल को कॉल करना, जिसका काम क्या है, टूल को कॉल करना। यानी अगर हम वर्क फ्लो में इसको चलाते हैं, ये एक्चुअली क्या करेगा, जितने भी टूल्स होंगे एलएलएम ने जो भी टूल का है कॉल करो, उसको कॉल कर देगा। हमें ये कस्टम लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टूल कंडीशन भी बना बनाया फंक्शन है, जो डिसीजन वाला हमने खुद बनाया था ना, कि अगला कौन सा नोड चलेगा, ये भी उसका बना बनाया है, जो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन दी एलएलएम रिस्पॉन्स। अगर एलएलएम के रिस्पॉन्स में मैसेजेस में ये डिफाइन है कि टूल कॉल करना है, तो फिर ये क्या करेगा, टूल को कॉल करेगा। अगर उस मैसेजेस में डिफाइन है टूल कॉल नहीं करना, तो टूल कॉल नहीं करेगा। अच्छा, अब इस टूल कॉल हो गया, टूल नोड ने डिसाइड करना है टूल कॉल करना है। अब टूल कैसे डिसाइड होगा, जो भी स्टेट की मैसेजेस की की में टूल आया है कि ये कॉल करो, वो कॉल होगा। अब कॉल कौन कौन से टूल हो सकते हैं, उसकी लिस्ट हमने यहां पे दी हुई है, टूल्स बना के। कौन कौन से टूल्स हैं, कंप्यूट सेविंग, रिट्रीवल टूल, और टैबली का सर्च टूल। यानी एलएलएम को हमने, अब एलएलएम को कैसे पता लगा ये तीन टूल मेरे पास हैं, टूल नोड को तो बता दिया भाई ये तीन टूल हैं, इनमें से कोई कॉल, एलएलएम जो कहता है इन तीन टूलों में से एक कॉल कर दो, एलएलएम जोन सा भी कहता है वो एक कॉल कर दो। यही बात की ना हमने। अब एलएलएम जो कहता है वो वाला टूल कॉल नोड तो कर देगा, लेकिन एलएलएम को कैसे पता लगा कि इन तीन टूल में से मैंने कोई टूल कॉल करवानी है। अगर आपने देखा हो कि असिस्टेंट नोड के अंदर हमने कहा था एलएलएम विद टूल। अगर हम इस वेरिएबल में जाते हैं, ये हमने बनाया है, हमने क्या किया है, एलएलएम डॉट बाइंड टूल्स। ये एलएलएम के अंदर एक बना बनाया फंक्शन है, ऑलमोस्ट सारे एलएलएम देते हैं, जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ जो टूल्स होते हैं ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एलएलएम लिस्ट ऑफ टूल क्यों लेता है, कॉल तो वो एलएलएम खुद से नहीं कर सकता, वो इसलिए जब वो जवाब देगा वो बता सके इन तीनों में से कौन सा टूल चलाना है। तो हमने तीन टूल एलएलएम को भी बताए, सेम ही लिस्ट है, ये सेम ही लिस्ट हमने एलएलएम को भी बाइंड की
और सेम ही लिस्ट हमने टूल नोड में भी दी, यानी एक नोड है उसके पास 3 टूल आ गई, एक एलएलएम है उसको भी पता लग गया कि मेरे पास कितने टूल हैं, 3 टूल है। अब एलएलएम ने बुला के फलां टूल कॉल करो। अब टूल नोड देखेगा जो स्टेट के अंदर मैसेजेस की है उसके रिस्पॉन्स में अगर एलएलएम ने बोला होगा कि टूल कॉल करो तो वो क्या कर देगा, टूल को कॉल कर देगा। समझ आई? अब 3 टूल हैं क्या, ये पहला जी कंप्यूट सेमिंग, एक सिंपल सा टूल हमने कस्टम टूल बनाया हुआ है जो मंथली कॉस्ट ले रहा है और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जवाब जो है वो रिटर्न कर देता है। अब ये वाला आंसर किसको जाएगा, दोबारा असिस्टेंट को जाना चाहिए ना, असिस्टेंट को। क्यों? क्योंकि टू हमने नोड्स में डिफाइन, एजेस में डिफाइन किया, टूल के बाद किसको चलाना है, असिस्टेंट को चलाना है। अच्छा, अब ये सारा चीजें होगी। अब दूसरा टूल कौन सा, रिट्रीव, एक टैबली सर्च, टैबली सर्च का तो हमने उधर ही लोग कोड लिख दिया, वो इंटरनेट से सर्च करेगा। दूसरा रिट्रीवल टूल, रिट्रीवल टूल में ये बना बनाया जो लैंगचेन का फंक्शन था जो रैग में से सर्च करने की कैपेबिलिटी देता है, वो उसको हमने एज अ टूल कॉल कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, एज अ टूल कॉल कर दिया। अब जब भी इनपुट आएगी उसकी बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, डिसीजन होगा। अब अगर हम इसको चलाते हैं फिर आपको समझ आएगी टूल कॉल कैसे हो रहा है, उसकी प्रिंट करते हैं ना, हमें असिस्टेंट के अंदर ये जो रिजल्ट है इसको हम करने लगे हैं प्रिंट। अगर हम इसको चलाते हैं, अच्छा इसको हमने बोला जी ठीक है, इसका इंटरेस्ट क्या होगा फिर, एलएलएम ये सबसे पहले जब चलेगा तो क्या चलेगा, नोड नंबर 1, यानी अगर हम ये देखें तो इसमें सबसे पहले स्टार नोड के बाद क्या चलेगा, असिस्टेंट चलेगा। अब असिस्टेंट के अंदर हमने सिंपली क्या किया हुआ है, मैसेजेस ले लिए हैं पुराने, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, यूजर मैसेजेस ले लिए, एलएलएम कॉल हो गई और फिर उसका जो आंसर है वो भी प्रिंट कर लिया और रिजल्ट दे दिया। हम दोबारा इसको एक दफा, हम इसको कहते हैं, अच्छा अब ए असिस्टेंट के पास हमने उसको बोला कि मुझे न्यूज के बारे में बताओ, यूजर का मैसेज क्या था, टेल मी अबाउट, ये सारी चीजें एडिशनल कीवर्ड, ये यूजर का मैसेज था जो एलएलएम को जाने से पहले, यानी स्टेट के अंदर ये चीज सेव थी, स्टेट में एक्चुअली जो मैंने इनपुट दी है वही सेव हो गई, ऐसे ही है ना, ह्यूमन इनपुट, क्योंकि ह्यूमन की वो दी थी। अब असिस्टेंट का रिस्पॉन्स क्या आया है, अच्छा असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आया है, आई कैन नॉट प्रोवाइड करंट न्यूज अबाउट जेंटिकेट टुडे, माय नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक इज नॉट कनेक्टेड टू लाइव, अच्छा टू फाइंड लेटेस्ट आई सजेस्ट गूगल न्यूज और ये वो, इसमें इसने कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी ना। दूसरा मैसेज तो वही है जो वुमेन वाला मैसेज था, अच्छा उसने टूल कॉल मेरे ख्याल से नहीं किया ना, इधर वो टाइप का एरर, ये टाइप एरर है, ये तो इसकी कह रहा है चल रहा है उसके बगैर, लेकिन उसने टूल कॉल नहीं किया ना, तो हम उसको कहते हैं अब टैबलिक, हो सकता है इसलिए वो सर्च नहीं कर पाया, हो सकता है टेल। अब हम वो डॉक्यूमेंटेशन में से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जो हमने रैग बनाया हुआ है, रैग में क्या बनाया हुआ है, इस वाले यूआरएल में से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना उससे, फिर वो टूल कॉल करेगा ना फिर। अच्छा अब क्या हुआ है कि सबसे पहले
मैंने उसको बोला यूजर का मैसेज ये आ गया, असिस्टेंट का रिस्पॉन्स क्या आया, ये आप लोगों ने देखने वाली चीज है। अब असिस्टेंट का रिस्पॉन्स क्या आया है, हमने मैसेज भेजा ये चीज, अब ये चीज जो है सोलर के रिलेटेड थी और रैग में एग्जिस्ट कर रही थी। उसने जो असिस्टेंट ने यानी एलएलएम ने जो रिस्पॉन्स दिया है मुझे, रिजल्ट जो प्रिंट हमने लगाया हुआ था, उसमें उसने क्या कहा, कंटेंट एम्प्टी, यानी एलएलएम ने कोई भी कंटेंट नहीं बनाया। फिर क्या हुआ है, उसने बोला कि एडिशनल कीवर्ड में उसने बोला कि फंक्शन को कॉल करो। कौन से फंक्शन को कॉल करो, नेम सोलर पैनल नॉलेज, आर्गुमेंट क्या पास करो, क्यूरी, और उस क्यूरी के अंदर उसने वो चीज पास कर दी, रिस्पॉन्स मेथड, बाकी चीजें सारी उसने डिफाइन की हैं। तो अब ये इंफॉर्मेशन उसने रिटर्न की, अब रिजल्ट के अंदर एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन गई फिर अगर हम असिस्टेंट नोड में जाते हैं, इस जगह पे हमने भेजा उसको सोलर के बारे में बताओ, यहां पे रिजल्ट में उसने क्या बताया कि टूल कॉल करो, कंटेंट एम्प्टी है, कंटेंट एम्प्टी है, और उसके अंदर एडिशनल कीवर्ड में टूल कॉल की इंफॉर्मेशन है अगर, तो ये सारा कुछ किस में स्टेट हो गया, सेव हो गया मैसेजेस की की में। अब अगला टूल कंडीशन क्या चेक करता है कि स्टेट के अंदर मैसेजेस की के अंदर कंटेंट जीरो और एडिशनल कीवर्ड के अंदर फंक्शन कॉल की डेफिनेशन पड़ी है, अगर पड़ी है तो उसको क्या करो, टूल पे रिडायरेक्ट कर दो, यानी अगला नोड टूल चला दो। अगर नहीं पड़ी तो कंटेंट ऑलरेडी है, अगर कंटेंट ऑलरेडी है तो उसको क्या कर दो, एंड कर दो। अब अगर टूल के अंदर वो चीज पड़ी है तो वो टूल नोड कॉल हो जाएगा, और जैसे ही वो टूल कॉल होगा फिर क्या होगा, वो टूल कॉल हो जाएगा। अब इस टूल वाले नोड में भी हमने बिल्ट इन उसका फंक्शन चलाया है, तो बिल्ट इन फंक्शन का काम ही है एडिशनल कीवर्ड में जो फंक्शन की डिटेल आ रही है उसको कॉल करना। जैसे ही कॉल होगा दोबारा फिर कौन सा नोड चल जाएगा, असिस्टेंट नोड। अब असिस्टेंट नोड के पास मैसेजेस की के अंदर वो भी चीज है जो टूल कॉल होने के बाद आउटपुट आई है, तो इसके पास यूजर की इनपुट, जो टूल कॉल की इंफॉर्मेशन दी थी वो, टूल कॉल की जो आउटपुट है वो सारी दोबारा किसके पास गई, एलएलएम। अब एलएलएम ने जवाब में फिर क्या कह दिया, एडिशनल कीवर्ड में फिर टूल कॉल की इंफॉर्मेशन दे दी, तो फिर क्या होगा, फिर टूल कॉल होगा, और अगर कंटेंट आ गया फाइनल तो इसका मतलब आउटपुट बन गई है, और फिर वो क्या होगा, वो टूल कॉल मजीद नहीं होगा और आउटपुट रिटर्न हो जाएगी। समझ आई? तो हमने उसी रैग को एजेंटिक रैग के अंदर शिफ्ट कर लिया। बाकी यूटिलिटीज फंक्शन हमने सेम यूज किए जो लैंगचेन में कर रहे थे, बस इसमें वर्क फ्लो बन गया है। उसमें तो हमेशा यही था ना कि ऑलवेज रैग ही चल रहा है, जो भी यूजर का क्वेश्चन आ रहा है रैग में से आंसर आ रहा है। इसमें क्या है कि रैग एक टूल है, हो सकता है उसमें से कॉल रिस्पॉन्स आए, हो सकता है ना आए, ऑलवेज मैच नहीं करेगा। यानी अगर हम उससे हेलो पूछते हैं, हमने उससे हेलो पूछा, अब कंटेंट आया तो उसका जो असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आएगा ना उसमें हेलो में आ रहा है, और एडिशनल कीवर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा, यानी फंक्शन टूल कॉल की डेफिनेशन उसके अंदर नहीं आई, और यहां पे वही आउटपुट मुझे मिल गई। क्या ख्याल है, समझ आ गई बात? तो एक रैग और एजेंटिक रैग में क्या फर्क है, समझ आ गया? इसी रैग को, इसी एजेंटिक रैग को एक काफी फेमस कीवर्ड हुआ है, ग्राफ रैग भी बोलते हैं। ये ग्राफ रैग ही है ना, ग्राफ रैग। उसके अंदर क्या होता है, आप एक ग्राफ डाटा यानी जैसे नियॉन 4G वगैरह है उनको यूज करके मोर एडवांस रिट्रीवल मतलब मेथड्स लगा सकते हैं। और अब अगर ग्राफ रैग बनाना है विद एजेंटिक, तो एजेंटिक ग्राफ रैग बन जाएगा। तो सिंपल ग्राफ, जो सिंपल रैग है
वो सिंपल प्रॉब्लम में तो सही चलता है, जहाँ प्लानिंग्स वगैरह करनी होती हैं या डाटा का साइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ फिर हम ग्राफ रैक बनाते हैं। तो फिर ग्राफ रैक को भी एजेंटिक बनाना है। एजेंटिक मतलब एज अ टूल कॉल हो वो, और प्लानिंग भी उसके अंदर शामिल हो। यानी देखो ना, अब यूजर की क्यूरी आई है, मैंने उसको नोड नंबर 1 पे भेजा, वहां मैं प्लानिंग कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट, यूजर की क्यूरी के अगेंस्ट। फिर मैं उसको रैक के पास भेजू ना, उसका पूरा कंटेक्स्ट बना के, तो उसके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। रेदर देन कि पहले यूजर की क्यूरी फौरन रैक को दे दो, हो सकता है यूजर ने रैक के बारे में पूछा ही ना हो, तो फिर भी रैक चल रहा है। तो एजेंटिक रैक हमें ये हेल्प करता है। टोकन भी ज्यादा लग रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बेडिंग कॉल हो रही हैं, तो वो हमें एज मिल जाता है। तो इसलिए सिंपल रैक से अब एजेंटिक रैक जो है ना, वो ज्यादा फेमस है। तो ये एक तरह का एजेंटिक रैक है, जो एजेंट के अंदर रैक हम चला रहे हैं। और इससे अगला टॉपिक है ग्राफ रैक। उसमें क्या होता है कि आप ग्राफ डेटाबेसेस यूज करते हो रैक बनाने के लिए। उसका रिट्रीवल जो मैकेनिज्म है ना, वो फास्ट भी है और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ये एक तरह के वेक्टर ही होते हैं, अपनी डेटाबेसेस होती हैं ग्राफ की। ये न्योन 4G है ना, ये ग्राफ रैक को सपोर्ट करता है। यानी इसका मेन गोल होता है, ये इसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ग्राफ रैक इंप्रूव रिट्रीवल। यानी जो हमने अभी रिट्रीवल लगाया हुआ है वो इतना स्मार्ट नहीं है। अगर हम ये वाला मैकेनिज्म यूज करते हैं ना, ग्राफ रैक वाला, ये बहुत स्मार्ट है। इसमें यानी रिट्रीवल की पावर ज्यादा है। न्योन 4G इसके अंदर ऐसे ग्राफ के अंदर ये सारी चीजें सेव है।